गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय, यानी जो अपर्दन का चक्र है। जैसे अपन ने पढ़ा था अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन होता है, तो अपर्दन जो होता है उसका एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं डेविस ने। और वो जो अपर्दन का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किसके लिए या उसके लिए कौन कौन सी जो अवस्थाएं होती है उनको कौन कौन प्रभावित करता है, या उनमें डेविस ने किस प्रकार से अपर्दन की प्रक्रिया को समझाया है और कौन कौन सी जो स्थलाकृतियां बनती है उस अपर्दन से, या अपन बात करेंगे कि उसमें जो विकास की अवस्थाएं बताई या ढाल की जो अवस्थाएं बताई वो मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं बताई। तो इस बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और कुछ इससे जुड़ी हुई शब्दावली है अपर्दन चक्र से, जैसे पेनिप्लेन है या मोनेडनॉक है, या अपन पढ़ेंगे कैनियन है, घाटी है, गार्ज है, डेल्टा है। ये सभी इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे कि जब नदी की कौन सी अवस्था में ये सभी जो स्थलाकृतियां है बनती है मुख्य रूप से, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो नदी का अपर्दन चक्र है उसी को अपन क्या कहते हैं, सामान्य अपर्दन चक्र। आपके आएगा क्वेश्चन कि सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत किसने दिया या नदी का अपर्दन चक्र सिद्धांत किसने दिया, तो वो दोनों एक ही बात है, वो डेविस ने दिया था। इसी सिद्धांत को अपन ढाल पतन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल पतन सिद्धांत। जो ये ढाल का धीरे धीरे क्या हो रहा है इस सिद्धांत में, ये धीरे धीरे ढाल का पतन हो रहा है, ढाल धीरे धीरे विस्थापित हो रहा है। तो अपन मैं बताऊंगा आपको एक चित्र के माध्यम से किस प्रकार से जो शीर्ष कोण है वो धीरे धीरे पीछे खिसकते जा रहे हैं, यानी ढाल का प्रतिस्थापन हो रहा है या शीर्ष कोणों का जो प्रतिस्थापन हो रहा है, और किस प्रकार से एक नदी के द्वारा एक समतल मैदान का निर्माण कर दिया जाता है, जिसे अपन कहते हैं अगर कोई नदी अगर निक्षेपों के द्वारा अगर निर्माण करती है तो उसे अपन समप्राय मैदान कहते हैं या बाढ़ का मैदान कहते हैं। जो भी काम अपर्दन से होगा वो आपके अपर्दन से निर्मित जो मैदान होते हैं उसको अपन समप्राय मैदान कहते हैं, और जो बाढ़ से निर्मित मैदान होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, बाढ़ निर्मित मैदान। यानी जो निक्षेप के कारण हो गए, जो जलोढ़ के जमा होने से होगा वो होगा आपके बाढ़ का मैदान। और जो अपर्दन क्रिया से होगी, जैसे अभी अपन इसमें पढ़ेंगे कि अपर्दन के द्वारा जो मैदान का निर्माण होगा उसको अपन कहते हैं समप्राय मैदान कहते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि ये जो सिद्धांत दिया था ये देने वाले थे डेविस। कौन थे? डेविस महोदय थे, यानी सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत। मैं इसको कह सकता हूं कि ये नदी का जो सिद्धांत होता है ना वही सिद्धांत है जिसको अपन सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत कहते हैं, चाहे नदी का अपर्दन चक्र सिद्धांत को एक ही बात है। जैसे देखो, डेविस ने सामान्य अपर्दन चक्र का सिद्धांत 1899 में दिया था। कब दिया था? 1899 में दिया था, जिसमें आर्द्र प्रदेशों में नदी यानी उन्होंने कहा था कि जिसमें आर्द्र प्रदेशों में नदी या प्रवाहित जल को, आर्द्र प्रदेशों में जो नदी है या जो प्रवाहित जल है या जल को अपर्दन का प्रमुख कारक माना। उन्होंने क्या माना था? जो नदी है वो अपर्दन करती है आर्द्र प्रदेशों में, या जो अपन कह सकते हैं जो जल जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है या अपवाहित हो रहा है, उस जल के द्वारा जो अपर्दन की क्रिया होती उसको अपन क्या कहते हैं, अपर्दन चक्र सिद्धांत में मुख्य रूप से उसको एक दूत के रूप में मानते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इसको क्या प्रमुख कारक या दूत माना जाता है। जो नदी के द्वारा जब अपर्दन चक्र किया जाता है आर्द्र प्रदेशों में, तो जो नदी अपर्दन कर रही है, जो कार्य कर रही है, तो वहां पर जो मुख्य कारक कौन होता है? नदी होता है। नदी के द्वारा अपर्दन होता है तो नदी को प्रमुख कारक या दूत माना जाता है अपर्दन का। जैसे अपन बात करते हैं नदी के संदर्भ में अपर्दन चक्र का सिद्धांत, यानी नदी के संदर्भ में कहा यहां पर यह सिद्धांत दिया किसने? डेविस ने। तथा ढालों के कर्मिक विकास के रूप में, ढालों का जो कर्मिक विकास से संबंधित ढाल पतन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था डेविस ने। इसी सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत में ही जो ढाल है वो धीरे धीरे पीछे विस्थापित हो रहे हैं, शीर्ष कोण, उनको इसने क्या कहा था? ढाल पतन सिद्धांत। चाहे नदी अपर्दन चक्र सिद्धांत के हो चाहे ढाल पतन सिद्धांत के हो, दोनों डेविस ने ही दिए, दोनों लगभग सेम, वो एक ही बात है। जैसे अपन बात करते हैं, ये एक मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से आपको समझना होगा कि यहां पर कोई एक मैदान था, ये कोई एक मैदान था,
या जो कोई ये कोई एक पहाड़ी भाग था, ये पहाड़ी भाग था, यहां से कटा हुआ नहीं है, ये पहाड़ी भाग है जिसके शीर्ष कोण है ए बी सी और डी। ये इसके जो सबसे ऊपरी भाग होते हैं टॉप ऑर्डर, तो सबसे ऊपरी जैसे ये कोई पहाड़ी है, इसका सबसे ऊपरी भाग है टॉप ऑर्डर, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब मान लो नदी आ रही है, इधर से कोई नदी आ रही है, ये नदी यहां से आ रही है, ये नदी आएगी तो यहाँ के जो ए भाग है इसको क्या कर देगी, धीरे धीरे इसके जो ये मिट्टी की जो चट्टान परत है इसको धीरे धीरे अपवाहित कर देगी, यहाँ से अपर्दन कर देगी, इसको तोड़ देगी। तो जैसे ही ये भाग टूटेगा तो ये पीछे बच जाएगा, ये भाग टूटेगा तो ये वाला पीछे बच जाएगा, ये टूटेगा, ये इतना पूरा टूट गया, इतना पीछे बच गया। यानी धीरे धीरे वो समय अनुसार नदी क्या करती है, धीरे धीरे इन भागों को या अपर्दन करती जाएगी और धीरे धीरे ये चट्टानी टुकड़ा है जो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अपर्दित होता जाएगा और अंत में क्या बच जाएगा, एक छोटे से अपर्दन मैदान के रूप में। जैसे पहले अपन बात करते हैं, फिर मैं आपको इधर एक और समझाता हूं चित्र बना के ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखो यहां पर मैंने कहा था कि डेविस ने अपने सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत को, जो नदी का अपर्दन चक्र सिद्धांत है, इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे मानव जन्म लेने के बाद में 3 अवस्थाओं से गुजरता है, यानी अपन कह सकते हैं बाल्य अवस्था या शैशवावस्था। तो बाल्य अवस्था को अपन प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। यानी बालक को 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है अपने विकास के लिए। तो इसी प्रकार डेविस ने कहा कि जो नदी है, जो नदी का अपर्दन चक्र सिद्धांत है, इसको विकसित होने में या ये घटना को पूरी होने में लगभग 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, 3 परिस्थितियों से। यानी अपन कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो मैंने यह नाम लिखे कि जब पहली अवस्था आएगी तो धीरे धीरे अपर्दन होगा, फिर द्वितीय अवस्था आएगी, फिर थोड़ा तेज अपर्दन होगा, तृतीय अवस्था आएगी, फिर लगभग जो अपर्दन है समाप्त हो जाएगा। तो अपन जैसे बात करते हैं, मैं यहां आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में बताता हूं, कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या होता है, नदी क्या क्या कार्य करती है, पहली अवस्था में क्या कार्य करती है, दूसरी अवस्था में क्या कार्य करती है और किस प्रकार से अपर्दन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र की प्रक्रिया मानव की तरह 3 अवस्थाओं से होकर घटित होती है। अब पहली अवस्था की बात करते हैं, युवा अवस्था। यानी जब मानव युवा रहता है तो वो सभी काम तेजी से कर लेता है और जल्दी जल्दी निपटा लेता है। करता कि नहीं करता, जब कहते हैं ना आप तो युवा हो, इसका मतलब क्या हुआ, हम जल्दी जल्दी से कोई काम को कर सकते हैं, हमारी जो कार्य क्षमता होती है वो अधिक होती है। जैसे अपन बात करते हैं, इस अवस्था में नदी वेग तीव्र होगा। जब नदी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो नदी का जो वेग होता है वो तेज गति से होता है, क्योंकि जो नदी का पानी जहां से उतर रहा है पहाड़ी इलाकों से, वो प्रारंभिक अवस्था है, वहां से अभी तीव्र अवस्था में उतर रहा है, यह उसका वेग अधिक है। फिर ढाल भी क्या होगा, तेज होगा। जैसे पहाड़ी इलाके से आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये ढाल भी अभी तेज है, क्योंकि अभी इतना अपर्दन नहीं हुआ है। तो पानी भी अधिक होगा और वेग भी इसमें अधिक होगा। इस समय नदियां लंबवत अपर्दन व तलीय कटान करती है। अब लंबवत अपर्दन और तलीय कटान किस प्रकार से, जैसे ये इधर से यहां से लंबवत रूप से इस पहाड़ी भाग को क्या कर रही है, धीरे धीरे काट रही है नदी, लंबवत अपर्दन कर रही है। या इसका जो अंदर का भाग होता है ये वाला, यहां से भी इसको काटेगी पहाड़ी भाग, 2 पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको भी, जैसे पानी नीचे गिरेगा तल को भी कटिंग करेगा। और साइड की जो दोनों किनारे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर भी है, मान लो इधर से कोई नदी है या इधर से कोई नदी है, तो इन सब भागों को क्या करेगा, यहाँ लंबवत भी कटाव करेगा और जो क्षैतिज या जो अपन कह सकते हैं ये तलीय कटाव, ये दोनों कटाव करेगा। तो पहली अवस्था में करते हैं कौन सा कटाव, लंबवत कटाव व तलीय कटान के द्वारा जो अपर्दन करती है नदी। लंबवत अपर्दन के द्वारा आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, गार्ज बनाती है, गार्ज घाटी और कैनियन प्रकार की घाटी का निर्माण करती है। जैसे मैं बता दूं यहां पर एक छोटे से चित्र के माध्यम से, जैसे ये नदी है, जैसे ये कोई पहाड़ी इलाका, जैसे मैंने आपको जिस प्रकार से चित्र बनाया उसी हिसाब से बता देता हूँ। ये इस प्रकार से कोई नदी है ये। अब देखो यहाँ से जब नदी आएगी, यहाँ से जब नदी आ रही है तो ये इसको क्या कर देगी, ये काट देगी, ये इस प्रकार से काट देगी।
तो ये वी आकार की घाटी का निर्माण कर देगी। क्या कर देगी? वी आकार, जैसे अंग्रेजी के वी अक्षर। जब ये अधिक गहराई तक कटाव हो जाएगा इस प्रकार से, जब ये अधिक गहराई तक कटाव हो जाएगा धीरे धीरे इस प्रकार से, तो इस प्रकार जब कटाव होगा ये धीरे धीरे तलीय भी कटाव होता जाएगा। तो ये देखो आपको एक अक्षर दिख रहा होगा, ये आई अक्षर के समान दिखेगी। देखो इस प्रकार से मैं यहाँ दूसरा चित्र बना देता हूँ, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा इसमें इमेज। देखो यहाँ ऊपर से इस प्रकार से, फिर यहाँ नीचे जा रही है, फिर यहाँ से वापस इस प्रकार से। तो ये आई आकार की घाटी और वी आकार की घाटी कब बनाएगी? और जो ये होता ना वी आकार, इसी को अपन क्या कहते हैं, जो गहरी घाटी होती है ना उसमें मध्यम गहरी, उसको अपन कहते हैं गार्ज। और जो सबसे अधिक गहरी और संकरी होगी, बिल्कुल संकरी होगी, सबसे अधिक गहरी होगी, उसको अपन कहते हैं कैनियन। और कैनियन विश्व में सबसे बढ़िया उदाहरण कोलोराडो नदी है जो अमेरिका में है, वहाँ का कैनियन प्रसिद्ध है। जैसे ये 4 प्रकार की आकृतियां बनाती है, देखो आई आकार, वी आकार, गार्ज बनाएगी और कैनियन घाटी बनाएगी। जो कैनियन घाटी है ये अमेरिका में की सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कोलोराडो नदी पर। तो ये आपको पहली अवस्था में देखो लंबवत कटान, लंबवत जो अपर्दन करेगी, तलीय अपर्दन करेगी, ढाल तेज होगा, और इस अवस्था में जो पानी की मात्रा है वो भी ज्यादा होगी क्योंकि युवा अवस्था में नदी है। तो ये सभी काम है जो आपके युवा अवस्था में हो रहे हैं। फिर अपन दूसरी अवस्था पढ़ रहे हैं, और जब इसमें ढाल होगा तो ये जो डेविस कह रहा है, ये जो ढाल बन रहा है ना, इसको डेविस ने नाम दिया था उत्तल ढाल या उत्तर ढाल। क्या नाम दिया था? उत्तल ढाल, या अपन इसको कह सकते हैं उत्तर ढाल। तो ये ध्यान रखना, डेविस ने जो पहली युवा अवस्था में कौन सा ढाल दिया था? उत्तल या उत्तर ढाल। फिर अपन पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था। अब इसमें क्या होगा, नदी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, क्षैतिज अपर्दन करना शुरू हो जाएगी। अब ये धीरे धीरे यहाँ से जो कटाव है ये अब पीछे चला जाने लगा, यहाँ से जो शीर्ष भाग है और ये ज्यादा कटने लगे। यहाँ पर आ गई नदी, अब दूसरी अवस्था में यहाँ पर आ गई नदी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब धीरे धीरे क्या है, जो शीर्ष कटाव है वो तो अब खत्म हो गया, यानी लगभग खत्म के बराबर हो गया। तो शीर्ष कटाव है इसमें कम हो जाता है, और क्षैतिज अपर्दन यहाँ से अब ज्यादा अपर्दन होना शुरू हो जाता है। इधर से जो बीच वाला भाग होता है क्षैतिज भाग, वहां से अपर्दन होना क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जिससे क्या होती है, जो नदी की घाटी है ये अब धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। देखो पहले कम चौड़ी थी यहाँ पर वी आकार में, अब देखो ये इतनी चौड़ी हो गई। यानी जब नदी जब प्रौढ़ा अवस्था में होगी तब क्या होगी, घाटी का आकार चौड़ा हो जाएगा और ये क्षैतिज अपर्दन ज्यादा करेगी। फिर इनके ढालों में क्रमिक परिवर्तन होगा, इनके ढाल में यहां से यहां आ गई, क्रमिक परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन तीव्र ढाल की समाप्ति के पतन के कारण होता है। ये धीरे धीरे क्यों, ये जो तेज गति से जब अपर्दन हुआ तो ये धीरे धीरे ये क्या हो गए, ये ढाल कम हो गया और अब लगभग ये क्षैतिज अपर्दन करने लग गई और यहाँ शीर्ष कोण बिल्कुल कम है। फिर अपन बात करते हैं जिसे डेविस ने क्या कहा, सम ढाल का। इस दूसरी अवस्था में जो ढाल बनेगा वो डेविस ने कहा था सम ढाल। ये आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना, सम ढाल। फिर मैं आपको बताता हूं तीसरी अवस्था, जब इसमें सम ढाल होता है। और फिर अपन तीसरी अवस्था पढ़ते हैं वर्धा अवस्था। अब वर्धा अवस्था में क्या होगा कि जब नदी में पानी की मात्रा भी कम आएगी, क्योंकि जब नदी मैदान की तरफ रुख कर रही है तो मैदान में पानी फैल जाएगा, तो नदी का वेग हो जाएगा कम। नदी लंबवत अपर्दन करना तो बिल्कुल बात ही नहीं, लंबवत अपर्दन नहीं करेगी तटीय अवस्था में, वहां केवल क्षैतिज अपर्दन करेगी। जैसे अपन बात बताते हैं, इसमें नदियां तलीय कटान लगभग समाप्त हो जाता। अब जो ये तल का कटान ना ये लगभग समाप्त हो गए। अब लगभग नदी इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में चलने लगी, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लस्ट अवस्था में इस प्रकार से हो जाती है। अब ये जो इसको गहराई के अंदर काट रही है नदी, क्या कर रही है, इसको गहरा कर रही है, इसको इस मैदानी भाग को क्या करे, गहरा। तो इसमें जो तलीय कटान लगभग समाप्त हो जाता है और क्षैतिज कटान करते समय निक्षेपण का कार्य भी अधिक हो जाता है। अब नदियां क्या धीरे धीरे मैदानी भाग में आ जाती है तो बहाव तेज हो जाता है, बहाव कम हो जाता है। और जो अपर्दन के जो साथ साथ में जो टुकड़े थे, कण थे, जो युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था में, वो कण अब मैदानों में धीरे धीरे आकर क्या होने लगे, जमा होने लगे निक्षेप के रूप में। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, डिपोजिट यानी जमा होना। यानी जो कण थे वो अब धीरे धीरे तरती अवस्था में क्या होने लगे, जमा होने लगे, जिससे एक धीरे धीरे मैदान का निर्माण होने लगे। देखो इस अवस्था में यहां पर धीरे धीरे क्या होने लगे, कण जमा होने लगे यहां पर, तो ये मैदान का रूप लेने लगा। इस निक्षेपण में तीव्रता होती है
और इसमें संपूर्ण प्रदेश का भाग है जो एक मैदानी भाग के रूप में बदल जाता है। और इस समय जो आपका ढाल बनेगा वो अवतल ढाल, देखो ये इस प्रकार से थोड़ा गहरा ढाल है, ये अंदर की तरफ झुका हुआ, जैसे एक ये समतल ढाल होता है, एक इस प्रकार से थोड़ा गहरा ढाल हो गया। तो ये आपका देखो इस प्रकार से लग रहा है आपको चित्र के माध्यम से। जब आप यहाँ देखोगे तो देखो मैंने यहाँ से एक चित्र बनाया था, इधर से यहाँ पर अधिक ऊंचाई है, यहाँ पर बिल्कुल कम है, यहाँ पर बिल्कुल कम है, यहाँ सबसे अधिक है। तो आपको यहाँ लग रहा होगा साइड की किनारे उभरी हुई है, बीच में से थोड़ा तलीय भाग, यानी अपन इसको कह सकते हैं अवतल, क्या कहते हैं, अवतल ढाल कहते हैं इसको। तो ये इसके बाद में था। अब जैसे अलग अलग भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत को अलग अलग रूप से समझाया। तो एक पेंक महोदय थे, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो नदी है जो अपर्दन का कार्य करेगी ना, तो जो जैसे अपर्दन का कार्य करती है उसके साथ साथ में क्या कर रही है, वो निक्षेपण का भी कार्य कर रही है। यानी नदी का उत्थान भी हो रहा है और अपर्दन भी हो रहा है, नदी ऊपर भी उठ रहा कोई भाग और उसका कटान भी हो रहा है। तो ये पेंक ने कहा था। तो उसके विरोध में डेविस ने क्या कहा था, डेविस ने कहा था कि नदी पहले पूर्ण रूप से, कोई भी स्थल भाग पहले पूर्ण रूप से उत्थान होगा, उसका पहले क्या हो जाएगा, पूरा उत्थान हो जाएगा। मान लो 5 दिन में उत्थान हुआ तो 6ठे दिन बाद में उसका अपर्दन शुरू होगा। क्या डेविस ने क्या बात कही थी, ये आपको थोड़ा अंतर समझना होगा पेंक और डेविस का। देखो डेविस ने क्या कहा था, ये डेविस है, डेविस ने कहा था पहले क्या होता है, आपको कोई भी चट्टान का उत्थान होता है उसका फिर पतन होता है। और ये पेंक था, ये पेंक ने क्या कहा था, ये उत्थान और इसके साथ साथ उत्थान के साथ क्या हुआ था, इसका पतन शुरू हो जाता। तो ये यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना। डेविस ने कहा था पहले कोई भी भाग है धरातलीय भाग पूरा ऊपर उठ जाएगा, मान लो पर्वत बन गया, फिर बाद में पर्वत का धीरे धीरे घिसना शुरू होगा, तो अपर्दन बाद में शुरू होगा। लेकिन जो पेंक महोदय क्या कह रहे हैं कि जब उत्थान हो रहा है उसी समय उसका जो प्रारंभ है, जो पतन भी उसका उस समय शुरू हो रहा है। तो ये कहा था डेविस ने। अब जैसे आपको 2 शब्दावली बता देता, जो ये मैदान बना लास्ट में, ये लगभग समतल मैदान बन गया, इसको क्या कहा गया, डेविस ने कहा गया कि पेनी प्लेन कहा गया। क्या कहा गया था, डेविस ने इसको क्या कहा गया, पेनी प्लेन। अब जैसे मैदान में कहीं पर ये थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, ये वाला, जैसे यहाँ पर है कोई अवशेष के रूप में इधर इतना सा बच गया, कहीं कोई हार्ड कठोर चट्टानें थी तो उसको अपर्दन नहीं हुआ, तो ये एक अवशेष के रूप में, द्वीप के रूप में, या बीच में जो भाग रह गए, इसको उसने एक छोटे से द्वीप या इसको उसने मोनेडनोक कहा। क्या कहा था उसने, डेविस ने कहा था मोनेडनोक। उसको क्या कहा था, मोनेडनोक। जो अवशेष होता ना, जो डेविस के जो सबसे लास्ट की अवस्था में वर्धावस्था के बाद में जो समतल मैदान होता है, अधिकांश भाग समतल होता है, लेकिन उसमें कुछ अवशेष के रूप में छोटे छोटे चट्टानें बच जाती है, जो कठोर चट्टानें होती है, उनका पूरा अपर्दन नहीं हो पाता। तो जो अवशेष जो चट्टानें बची हुई है उसको उसने कहा था मोनेडनोक, और जो समतल प्राय मैदान बन गया उसको उसने क्या कहा था, पेनी प्लेन कहा था। ये 2 चीज, और एक ये चीज आपको याद रखनी है कि डेविस ने कहा था कि कोई भी जो चट्टान है पहले पूर्ण रूप से उत्थान होगा और फिर उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाएगा, जबकि पेंक ने कहा था ये उत्थान हो रहा है तो उसी के साथ साथ में पतन भी साथ साथ में शुरू हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू।